प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं श्रीमती कंचन वर्मा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लाइन पार मुरादाबाद से हिंदी की प्रवक्ता हूँ। आज बच्चों कक्षा 11 विषय हिंदी के गद्य पाठ जो 5वां पाठ है आपका शिक्षा का उद्देश्य, जिसके लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। बच्चों इस पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हम पूर्व ज्ञान की तरफ आते हैं। आपने कक्षा 10 में भी इसी तरह से गद्य पाठों के लेखक का जीवन परिचय और रचनाएं लिखी थी और गद्य खंड के प्रश्नों के उत्तर भी लिखे थे। कक्षा 11 में ठीक इसी प्रकार आपको इनके लेखक का जीवन परिचय लिखना है, गद्य खंडों के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। लेकिन एक विशेष बात यह है कि आप कक्षा 10 में केवल लेखक का जीवन परिचय और रचनाएं ही लिखी थी, लेकिन अब आप कक्षा 11 में हैं तो आपको लेखक का जीवन परिचय के साथ उनकी रचनाएं, भाषा एवं शैली के बारे में भी लिखना है। और जहाँ तक अंकों की बात आती है, आपके प्रश्न पत्र में लेखक का जीवन परिचय 5 अंक का होता है और जो गद्य खंड के प्रश्न उत्तर होते हैं वो आपके 10 अंक के होते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर आपके प्रश्न पत्र में 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब हम इसी को ध्यान में रखते हुए लेखक का जीवन परिचय, रचना एवं भाषा शैली का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ महत्वपूर्ण गद्य खंडों के प्रश्न उत्तर करने से पहले हम पाठ का सार अर्थात पाठ में लेखक क्या कहना चाह रहा है इसके विषय में जानेंगे। फिर उसके बाद हम महत्वपूर्ण गद्य खंडों के प्रश्न उत्तर करना सीखेंगे। बच्चों अब हम इनका जीवन परिचय देखते हैं और एक और बात विशेष ध्यान रखनी है आपको कि कम से कम 80 शब्दों का आपका जीवन परिचय होना चाहिए। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जीवन परिचय, रचनाएं एवं भाषा शैली। सबसे पहले हम सर्वप्रथम जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय में एक बात विशेष ध्यान रखनी होती है, इनका जन्म कब हुआ, इनके माता कौन थे, पिता कौन थी और इन्होंने अपनी कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की और जीवन में क्या क्या कार्य किए साहित्य के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में। तो इसी के आधार पर हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। कुशल राजनीतिज्ञ, साहित्यकार, प्रकांड विद्वान और जागरूक शिक्षाविद डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी के कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम विजयानंद और इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। इन्होंने वाराणसी से बीएससी तथा इलाहाबाद से एलटी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने वृंदावन के प्रेम विद्यालय में अध्यापक तथा डूंगुर कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर कार्य किया। इन्होंने मर्यादा नाम की हिंदी मासिक पत्रिका और अंग्रेजी टुडे नाम के दैनिक पत्र का संपादन कार्य भी किया। संपूर्णानंद जी ने साहित्य के क्षेत्र के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। आप कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के सदस्य चुने गए। इसके पश्चात आपने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बनकर कार्य किया और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। इसके पश्चात आपको गृह विभाग, अर्थ विभाग अर्थात वित्त विभाग और सूचना विभाग के मंत्री के रूप में भी कार्य करने का मौका मिला और उसमें आपने अभूतपूर्व योगदान भी दिया। सन 1955 में श्री गोविंद वल्लभ पंत जी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो जाने के कारण आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर भी आसीन हुए और आपने 2 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। इसके पश्चात आप सन 1962 में राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए और वहीं से आपने सन 1967 में राजनीति से संन्यास ले लिया। राजनीति से संन्यास लेने के पश्चात आप काशी विद्यापीठ के सभापति बने और इनको समाजवाद नाम की रचना पर हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित भी किया गया। समाजवाद इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है जिसके द्वारा ये आज भी स्मरणीय रहेंगे, हमेशा याद किए जाते रहेंगे। सन 1969 ईस्वी में 10 जनवरी की इनका काशी में ही स्वर्गवास हो गया। अब हम बच्चों डॉक्टर संपूर्णानंद जी की रचनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करें। डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने विभिन्न विषयों पर अपनी लेखनी का परिचय दिया है। उन्होंने निबंध संग्रह के अंतर्गत भाषा की शक्ति, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक फुटकर निबंध लिखे हैं।
आपका जो शिक्षा का उद्देश्य नामक जो पाठ है वो भाषा की शक्ति नामक निबंध संग्रह से ही संग्रहित है। दर्शन के विषय में भी इन्होंने अपनी लेखनी का परिचय दिया है। चिदुलास इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। दर्शन एवं जीवन इनकी अन्य दर्शन से संबंधित रचना है। जीवनी में इन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी आदि रचनाएं लिखी हैं। राजनीति और इतिहास के विषय में कहा जाए तो चीन की राज्य क्रांति, अंतर्राष्ट्रीय विधान, मिस्र की राज्य क्रांति, समाजवाद, आर्यों का आदि देश, सम्राट हर्षवर्धन, भारत के देशी राज्य आदि हैं। समाजवाद इनकी इस विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। समाजवाद की ऐसी विवेचना इन्होंने की है, ऐसी किसी अन्य और विद्वान ने नहीं की है। इसके रचना के ऊपर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया। धर्म के क्षेत्र में इन्होंने गणेश, नारदीय, सूक्त की टीका, ब्राह्मण, सावधान रचना लिखी है। ज्योतिष के विषय में कहा जाए तो इन्होंने सप्तऋषि मंडल रचना लिखी है। संपादन के क्षेत्र में भी इन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया है। मर्यादा हिंदी मासिक पत्रिका और टुडे अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र का भी इन्होंने संपादन कार्य किया है। भाषा के विषय में यदि कहा जाए तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी की भाषा शुद्ध, साहित्यिक, परिष्कृत, संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त होते हुए भी स्पष्ट और सुबोध है। अर्थात जब लेखक इनकी रचनाएं पढ़ता है तो उसको उसके भाव आसानी से समझ में आ जाते हैं और इनकी रचनाओं में प्रायः मुहावरों का अभाव देखा गया है। शैली के विषय में अगर देखा जाए तो इन्होंने अपनी रचनाओं में 3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। पहली शैली है विचारात्मक शैली, जिसका प्रयोग इन्होंने स्वतंत्र एवं मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति करने में किया है। दूसरी शैली है इनकी व्याख्यात्मक शैली, दार्शनिक विषयों में इन्होंने इस शैली का प्रयोग किया है। ओजपूर्ण शैली, इस शैली का प्रयोग इन्होंने अपने मौलिक निबंधों में प्रयोग किया है। बच्चों, शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ के महत्वपूर्ण गद्य खंडों के प्रश्नों के उत्तर करने से पूर्व हमें पाठ का सार का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिससे हम गद्य खंडों के प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर सकें और ये भी समझ सकें कि इस पाठ में लेखक ने हमें क्या बताने का प्रयास किया है। शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ संपूर्णानंद जी के भाषा की शक्ति नामक निबंध संग्रह से संकलित है। इस पाठ में लेखक ने शिक्षा के उद्देश्य पर अपने मौलिक ढंग से विचार व्यक्त किए हैं। भारतीय आदर्शों और दर्शन को महत्व देते हुए लेखक ने आत्मा की शक्ति कि आत्मा क्या है, आत्मज्ञान हम कैसे प्राप्त करें, इसके विषय में बताया है और उसके स्वरूप की विवेचना भी की है। बड़ी सुंदर विवेचना की है। लेखक का मानना है कि आत्म साक्षात्कार ही संपूर्ण आनंद की कुंजी है, अर्थात जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया उसने समझिए वास्तविक आनंद की प्राप्ति कर ली। साक्षात्कार का प्रमुख साधन संपूर्णानंद जी ने योग बताया है कि योग के माध्यम से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार बड़ी ही आसानी से कर सकता है। अतः उन्होंने कहना चाहा है कि समाज और शिक्षक दोनों का कर्तव्य है कि इसके अनुरूप वातावरण उत्पन्न करें, यानी आखिरकार जो दायित्व है वो शिक्षक और समाज का बताया है उन्होंने, और इसीलिए उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो कर्तव्य बताया है वो अध्यापक का बताया है और कहा है अतः अध्यापक का मूल कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों के अंदर उत्तम चरित्र का विकास करे। उन्होंने ये बताना चाहा है कि जिस क्षण हमारे देश के विद्यार्थी जो कि कल के नागरिक हैं उनके अंदर अगर उत्तम चरित्र का विकास हो गया तो हमारा समाज स्वतः ही उन्नति को प्राप्त होगा, प्रगतिशील होगा और एक आदर्श समाज के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगा। उन्होंने ये भी बताना चाहा है कि अध्यापक का ये मूल कर्तव्य होना चाहिए कि वो विद्यार्थियों के अंदर लोक कल्याण की भावना को जागृत करे, अर्थात सर्वजन हिताय की भावना को जागृत करने के लिए उन्होंने अध्यापक को सचेत किया है। लेखक के अनुसार यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। उनका मानना यह है कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र जीविकोपार्जन ही नहीं होना चाहिए, धन कमाना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्तम चरित्र का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों, इस पाठ के अब हम महत्वपूर्ण गद्य खंडों के प्रश्न के उत्तर जब आपके प्रश्न पत्र में आएंगे तो उनको किस तरह से लिखना है इसको मैं आपको
समझा रही हूँ क्रमशः। पहला गद्य खंड महत्वपूर्ण वो इस प्रकार है, पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा, उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यू खड़ा करना होगा। जो समाज अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब इसका मैं बच्चों गद्य खंड का थोड़ा सा सार बता देती हूँ कि हमारे भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही कुछ मानव जीवन के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उसमें धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष आते हैं, जिनको पुरुषार्थ की श्रेणी में रखा जाता है। इन चारों लक्ष्यों में मोक्ष जो लक्ष्य है वो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये एक दार्शनिक विषय है। यदि हम चाहें कि थोड़े से समय में इसका ज्ञान प्राप्त कर लें तो वो असंभव है। और दर्शन का संबंध जीवन से है और दर्शन और जीवन को अलग नहीं किया जा सकता और इसीलिए प्रत्येक समाज को सफल बनाने के लिए प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होता है। उसी के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक जो व्यवस्था है उसका ढांचा खड़ा करना होता है। जो समाज इन चीज़ों की या इन प्रतिमानों की या आदर्शों की अनदेखी करता है, उस समाज को प्रगतिशील समाज बनने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये मैंने थोड़ा सा सार आपको इसका बताया है। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, इस गद्य खंड के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो आप बड़ी ही आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ये जो 5 प्रश्न हैं, हर प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं। यदि आपने कोई भी प्रश्न सही से लिख दिया तो उसके आपको पूरे 2 अंक प्राप्त होंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको बच्चों। इस गद्य खंड के पाठ का नाम है शिक्षा का उद्देश्य और लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या का तात्पर्य है बच्चों, इस गद्य खंड में आप देख रहे होंगे कि पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, इस पर अंडरलाइन किया हुआ है, अर्थात हमें इसकी व्याख्या करनी है, इसके बारे में विस्तार से बताना है। तो पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि हमारे मानव जीवन को सफल बनाने के लिए प्राचीन काल से ही कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन जीना अत्यंत कठिन है। वे हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें मोक्ष की प्राप्ति करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया है और मनुष्य का कर्तव्य है कि वो इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति सफलतापूर्वक कर सके। ये एक दार्शनिक विषय है और दर्शन का संबंध जीवन से माना गया है, इसलिए हम ना दर्शन और जीवन को अलग नहीं कर सकते। इसीलिए प्रत्येक समाज को यदि वो सफल समाज की श्रेणी में अपने आप को लाना चाहता है तो उसे कोई ना कोई दार्शनिक विचारधारा को अपनाना होगा। उसी के आधार पर उसे सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक व्यवस्था का व्यू खड़ा करना होगा, ढांचा खड़ा करना होगा। और जो समाज केवल अपने भले की ही बात सोचते हुए अन्य वर्गों की अनदेखी करता है, वो समाज कभी भी उन्नतिशील समाज की श्रेणी में नहीं आ सकता, क्योंकि सर्वजन हिताय का जो मंत्र है वो हमें याद रखना होगा, क्योंकि किसी भी वर्ग की अनदेखी करके हम पूरे समाज को उन्नतिशील समाज नहीं बना सकते। अगला है प्रश्न बच्चों तीसरा, लेखक के अनुसार राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था के व्यू का आधार क्या होना चाहिए। ये आप बहुत आसानी से इस गद्य खंड में देख रहे होंगे। उसी के आधार पर था, किसके आधार पर, दार्शनिक मत के। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक के अनुसार राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था के व्यू का आधार दार्शनिक मत होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार किस समाज को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये भी उत्तर बहुत आसानी से आप बच्चों देख रहे होंगे गद्य खंड में। देखिए क्या लिखा है इसमें, जो समाज, कौन सा समाज, जो केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ही सारे नियम कानून बनाता है, व्यवस्थाएं बनाता है। प्रतिमान का मतलब है अवसरवादिता, स्वयं अपने लिए ही भला सोचना। तो इसका हम उत्तर बच्चों बड़ी आसानी से लिखेंगे, लेखक के अनुसार जो समाज अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, लेखक ने इस गद्यांश के माध्यम से क्या प्रेरणा दी है।
इसका उत्तर बच्चों हम पूरे गद्य खंड का सार लिखेंगे। लेखक ने इस गद्यांश के माध्यम से हमें ये प्रेरणा देने का प्रयास किया है कि मनुष्य को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उन लक्ष्य के निर्धारण करने में हमारे प्राचीन भारतीय समाज ने बहुत हमारी सहायता की है। उसके अंतर्गत पुरुषार्थ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमेशा व्यक्ति को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए और समाज को भी चाहिए कि वो इन व्यवस्थाओं के अनुसार ही समाज की सामाजिक, राजनीतिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यू खड़ा करे, जिससे कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। बच्चों, इस पाठ का अगला महत्वपूर्ण गद्यखंड है आत्मा अजर और अमर है। उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं वहाँ आनंद भी होता है, परंतु अविद्यावशात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है। इस गद्यखंड का मैं थोड़ा सा सार बच्चों बता दूं कि आत्मा अजर और अमर है। प्राचीन काल से ही हमारे भारतीय समाज में कुछ धारणाएं निर्धारित की गई हैं जो आज भी शाश्वत और सत्य हैं। आत्मा के विषय में कहा जाता है कि आत्मा अजर अमर है, वो कभी नहीं मरती, ना किसी के द्वारा मारी जाती है, केवल शरीर का ही नाश होता है, शरीर ही नश्वर होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति फटे पुराने वस्त्रों का त्याग करके नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, इसी तरह से हमारी आत्मा भी जीर्ण शीर्ण शरीर का त्याग करके नवीन शरीर को धारण कर लेती है। जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसने समझिए सर्वस्व ज्ञान की प्राप्ति कर ली, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ शक्ति है और जहाँ ज्ञान और शक्ति है वहाँ आनंद हुआ है। लेकिन अविद्यावशात यानी अज्ञानतावश मनुष्य अब अपने इस मूल रूप को या इस वास्तविक रूप को भूला हुआ है। अब बच्चों हम इसके प्रश्न देखते हैं। इस गद्यखंड के पाठ और लेखक का नाम बताइए। इस गद्यखंड के पाठ का नाम पूर्ववत हम लिखेंगे जैसे पहले लिखा था, शिक्षा का उद्देश्य है और लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका सार मैंने बच्चों अभी बताया था, फिर बता देती हूँ। आत्मा अजर और अमर है। हमारे प्राचीन भारतीय समाज की धारणा रही है कि आत्मा अजर और अमर है, वो कभी नहीं मरती, ना किसी के द्वारा मारी जाती है। ये नश्वर शरीर से संबंधित है, शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। इसी तरह से जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वो सर्वस्व ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ शक्ति है और जहाँ ज्ञान और शक्ति है वहाँ आनंद है। इसीलिए हमें अज्ञानता का त्याग करके आत्म ज्ञान करना जरूरी है। अगला है लेखक ने आत्मा को क्या माना है। ये भी गद्यखंड में आप देख रहे हैं। लेखक ने आत्मा को अजर और अमर माना है। चौथा प्रश्न है इस गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है, तो इसका उत्तर भी आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इस गद्यांश में आत्मा के अंदर निहित ज्ञान, शक्ति और आनंद के भंडार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है लेखक ने आनंद की कुंजी किसे माना है। लेखक ने आनंद की कुंजी आत्मज्ञान माना है। बच्चों, इस पाठ का एक अन्य और महत्वपूर्ण गद्यखंड है आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, ना ही पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वह अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। बच्चों, अब मैं इस गद्यखंड का थोड़ा सा सार आपको बता देती हूँ। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। आत्म साक्षात्कार के बहुत साधन बताए गए हैं, जिसमें योग का साधन बहुत महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि योग के द्वारा ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा मन एकाग्रचित हो जाता है और आत्मदर्शन करने के योग्य बन जाता है। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, ना ही पाठशाला का अध्यापक इसका दायित्व ले सकता है, क्योंकि जो आत्म साक्षात्कार करना चाहेगा वो कुछ ना कुछ अपने लिए अवश्य प्रयास करेगा, क्योंकि कहा भी गया है जहाँ चाहा वहाँ रहा।
इसी तरह से, लेकिन हाँ इतना तो जरूर करा जा सकता है, समाज का दायित्व भी यही है कि इसके अनुकूल वातावरण उत्पन्न करे। उधर अध्यापक का भी ये दायित्व बनता है कि वो अपनी पाठशाला में, अपने विद्यालय में इसके अनुरूप वातावरण उत्पन्न करे और बच्चों के अंदर इस प्रकार की रुचि को उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करे। अब हम बच्चों इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। इस गद्य खंड के पाठ और लेखक का नाम बताइए। पूर्ववत की तरह हम लिखेंगे। इस गद्य खंड के पाठ का नाम शिक्षा का उद्देश्य है और लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या का तात्पर्य बच्चों वही है कि इस गद्य खंड में आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो हमें इसका व्याख्या करनी है। आत्म साक्षात्कार यानी अपना आत्मज्ञान प्राप्त करना, अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना, आत्म साक्षात आत्ममंथन करने का मुख्य साधन योग है। यानी कि बहुत साधन बताए गए हैं हमारे भारतीय परंपरा में, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें योग का जो साधन है वो बहुत महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि योग में ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं, यम प्राणायाम, जिसके द्वारा मन हमारा एकाग्रचित हो जाता है और हम आत्ममंथन करने के योग्य बन जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अन्य भी क्रियाएं हैं, लेकिन उनका इतना प्रभाव नहीं है। इसलिए इसमें लेखक ने यही बताना चाहा है कि आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। अगला प्रश्न है, आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन क्या है? ये बच्चों बहुत आसानी से आप इस गद्य खंड में देख रहे होंगे। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। आज समाज और अध्यापक का क्या कर्तव्य होना चाहिए? इसका उत्तर बच्चों बहुत आसानी से आपको मिल ही रहा होगा, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। समाज और अध्यापक का मुख्य कर्तव्य ये होना चाहिए कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों को आत्म साक्षात्कार करने के लिए वातावरण उत्पन्न करे और इधर अध्यापक अपने विद्यालय में उसके अनुरूप वातावरण को बनाए रखने में सहायता दे, जिससे कि उस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थीगण इसके योग अपने आप को बना सकें। अगला है, इस गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि आत्म साक्षात्कार करने का मुख्य साधन योगाभ्यास है, लेकिन इसके लिए हमें स्वयं अपने अंदर इच्छा शक्ति जगानी होगी, क्योंकि जहाँ चाहा वहाँ रहा। इसके लिए ना समाज कुछ कर सकता है, ना अध्यापक कुछ कर सकते हैं, बल्कि वातावरण तो जरूर वो उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए स्वयं प्रयास करना होगा, तभी हम आत्म साक्षात्कार करने के योग्य बन पाएंगे। बच्चों, इस पाठ का और अगला गद्य खंड महत्वपूर्ण इस प्रकार है, एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। एकाग्रता का उपाय ये है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए और उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाए। दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना मैत्री और दुख देखकर दुखी होना करुणा है। इसका सार भी बच्चों थोड़ा सा बता देते हैं। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है, अर्थात हम आत्म साक्षात्कार कैसे करें? इसके लिए हमें मन को एकाग्र करना होगा, क्योंकि ये जो संसार है वो अनेक प्रलोभनों से भरा हुआ है। जब तक हम अपने मन को एकाग्रचित नहीं करेंगे, तब तक हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए एकाग्रता का उपाय ये है कि हम छात्रों के अंदर मित्रता का भाव, करुणा का भाव, मुदिता का भाव और उपेक्षा का भाव उत्पन्न करें और उसे निष्काम कर्म का तात्पर्य यह है कि केवल अपना न भला सोच के दूसरों के भले के बारे में सोचें, उसके विषय में उसको प्रवृत्त करें। क्योंकि जब व्यक्ति दूसरे के सुख को देखकर सुखी होता है, तभी उसके अंदर निष्काम कर्म की भावना आती है, और जब व्यक्ति दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है तो यही उसके अंदर करुणा का भाव जागृत होता है। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो हम पूर्ववत जैसे हमने अन्य के किए हैं ऐसे ही करेंगे। इस गद्यांश के पाठ का नाम शिक्षा का उद्देश्य है और लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस गद्य खंड में एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो हमें इसकी व्याख्या करनी है कि संसार जो है अनेक प्रलोभनों से भरा हुआ है और ये प्रलोभन
हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हमारा मन भटकता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं आत्म साक्षात्कार करें तो हमने आत्मज्ञान प्राप्त करें तो हमें अपने मन को एकाग्रचित करना होगा। इसके लिए हमें अपने मन के अंदर मित्रता का भाव, करुणा का भाव, मुदिता का भाव उत्पन्न करना होगा और ये कार्य अध्यापक बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने विद्यालय में इस तरह का वातावरण उत्पन्न करें कि जिससे छात्रों के अंदर मन को एकाग्र करने की क्षमता उत्पन्न हो सके। लेखक के अनुसार अध्यापक का मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए? इसका उत्तर बच्चों आपको बहुत आसानी से मिल रहा होगा। लेखक के अनुसार अध्यापक का मुख्य कर्तव्य छात्रों के अंदर मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न करना होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार की कुंजी क्या है? यह अगला प्रश्न है। आत्म साक्षात्कार की कुंजी क्या है? एकाग्रता है। एक लेखक के अनुसार करुणा क्या है? इसका भी उत्तर बच्चों आपको मिल रहा है आसानी से। लेखक के अनुसार करुणा ये है कि जब हम दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं, यही करुणा का भाव है। बच्चों, इस पाठ का महत्वपूर्ण गद्यखंड इस प्रकार है। चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिला करता है, उस समय भी इन शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। यही बात प्रकृति के निरीक्षण से भी होती है। प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के काव्य में कामोद्दीपन के लिए किया जाता है, परंतु वह शांत रस का भी उद्दीपन करता है। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। इसका थोड़ा सा सार बता देते हैं। चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। चित्त यानी हमारा मन। हमारे मन में दो तरह के विचार आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। हर मनुष्य का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने मन से बुरे विचारों को निकाल सके, लेकिन इसके बहुत साधन बताए गए हैं। लेकिन सर्वाधिक साधन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा साधन कला है। कला काव्य के क्षेत्र में भी हो सकती है, चित्र के क्षेत्र में भी हो सकती है, चित्रकारी और संगीत के क्षेत्र में भी हो सकती है, क्योंकि उस समय जब हमारा मन इन क्रियाकलापों में लिप्त हो जाता है तो हमारा मन स्वतः ही इन क्षुद्र वासनाओं से या बुरे विचारों से दूर हो जाता है। और इसीलिए अध्यापक का ये कर्तव्य बताया गया है कि वो छात्रों के अंदर अपने मन की दुर्भावनाओं को दूर करने के लिए प्रकृति के सौंदर्य के प्रति उनको जागरूक करे या अन्य कलाओं के प्रति लिप्त होने के लिए जागृत करे या उनको प्रेरित करे। अब बच्चों, हम इसके प्रश्नों के उत्तर थोड़ा देखें। इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो बच्चों, इसका प्रश्न हम पूर्ववत की बात ही लिख देंगे। इस गद्यांश के पाठ का नाम शिक्षा का उद्देश्य है और लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी मैंने बच्चों सार बताया था, फिर बता देती हूँ। चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। चित्त यानी हमारा मन। हमारे मन के अंदर दो तरह के विचार आते हैं, अच्छा विचार और बुरा विचार। हर मनुष्य का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने मन के अंदर श्रेष्ठ विचारों का समागम करे और बुरे विचारों को अपने से दूर करे, लेकिन मनुष्य नहीं कर पाता। लेकिन अगर वो चाहता है कि इन बुरी भावनाओं से दूर अपने आप को कर सके तो उसे अन्य क्रियाकलापों में, अन्य कलाओं में अपने आप को लिप्त करना पड़ेगा, जो कि कई क्षेत्र में हो सकती हैं। काव्य के क्षेत्र में, चित्रकारी के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जब वो अपने आप को लिप्त कर लेता है तो स्वतः ही वो इन बुरी भावनाओं से अपने आप को दूर कर लेता है। लेकिन ये जो है, ये बात जब होती है तो हमारे जो शरीर के जो बंधन है वो स्वतः ही ढीले हो जाते हैं और हमें असीम आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन यही बात प्रकृति के निरीक्षण के विषय में भी कही जाए तो वो भी हमारे इन बुरे विचारों को दूर करने में सहायक होता है। इसके लिए संपूर्णानंद जी ने अध्यापक का भी ये कर्तव्य बताया है कि वो अपने छात्रों के अंदर बुरी भावनाओं को दूर करने के लिए सौंदर्य के प्रति प्रेम को जागृत करने के लिए प्रेरित करे या उनको प्रेरणा दे। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश के आधार पर अध्यापक का क्या कर्तव्य है? इसका उत्तर बच्चों ये होगा, आपको इसमें दिख ही रहा होगा। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। अगला प्रश्न है, लेखक ने कला को किसका साधन बताया है? इसका भी उत्तर आपको मिल रहा है। चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन
लेखक ने बताया है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार कला के माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं। इसका भी उत्तर बच्चों आपको इसी गद्य खंड में मिल रहा है। लेखक के अनुसार कला के माध्यम काव्य, चित्र, संगीत आदि हो सकते हैं। बच्चों, मैंने आपको शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ के लेखक का जीवन परिचय और पाठ के सार के साथ साथ आपको महत्वपूर्ण गद्य खंडों के प्रश्नों के उत्तर आपको किस प्रकार लिखने हैं वो भी बताए हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के का अभ्यास आप कर लेंगे। कुछ अभ्यास प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ। इस पूरे पाठ के आधार पर हमने जाना कि लेखक का जीवन परिचय हम किस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि 80 शब्दों से कम आपको लिखना है, अधिक हो सकता है। तो लेखक का जीवन परिचय में हम जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, भाषा शैली के विषय में लिखेंगे। दूसरा हमने जाना शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसमें डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि शिक्षा का उद्देश्य जो है मात्र जीविकोपार्जन या धन का उपार्जन करना ही नहीं है, धन कमाना ही नहीं है, बल्कि समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके उत्तम चरित्र का विकास करना भी है। और इसके लिए उन्होंने अध्यापक और समाज दोनों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया है। अगला जो हमने ये भी जाना कि जब महत्वपूर्ण गद्य खंड आएंगे उनके नीचे जो प्रश्न दिए होंगे उनको हमें उनके उत्तर किस तरह से लिखने हैं, क्योंकि जितने भी गद्य खंड हैं उनके जो नीचे प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको उसी गद्य खंड से मिलेंगे। उसी गद्य खंड को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको स्वतः ही उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मैंने जो भी आज आपको पढ़ाया है वो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और उनको याद कीजिए। धन्यवाद।